Hello everyone, welcome back to Starbird EduPoint. Today I have come up with the new series of Biology for class 9th. It is MCQs, it is based on MCQ. As you know, CBSE has declared that uh, your exam will be, some questions will be based on MCQs and some on based on subjective. तो उसी के लिए मैं आप लोगों की हेल्प के लिए ये सीरीज लेके आई हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल चैप्टर से, यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स सेल। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेल, क्योंकि आपने 8th क्लास में पढ़ भी रखा होगा कि जो फंडामेंटल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या होती है? एक सेल होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरा ये पूरा कोशिश रहेगी पूरी कि आपको जो है इस पे और भी चैप्टर्स पे आगे आते जाएं। ठीक है, ये सेल पे है, बट अभी इस वाले चैप्टर में हमने अभी थोड़ा स्टार्टिंग का लिया है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, यानी इस टॉपिक को मैंने इन MCQs क्वेश्चंस में कवर किया है। ठीक है, इसके आगे के टॉपिक के लिए भी मैं इसके ऊपर वीडियोस लाऊंगी, तो आप जरूर उनको देखिएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देख लगते हैं कि यहाँ पे जो सेल है, आपने 8th में पढ़ा होगा कि 2 टाइप्स की सेल होती है, एनिमल सेल, प्लांट सेल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों सेल को दिखाया है और कंपेयर करते हुए कि किसमें किस तरह से होते हैं और ये क्या कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो है, ये वाला सेल आपका, ये है आपका प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। ठीक है, तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि कुछ ग्रीन से लिखे हुए हैं, कुछ ब्लैक से लिखे हुए हैं। तो क्या कुछ इनमें डिफरेंस है? ठीक है, तो देखते हैं कि साइटोप्लाज्म, मतलब कि साइटोप्लाज्म इसमें भी है, एनिमल सेल में और आपका प्लांट सेल में भी। फिर न्यूक्लियस, ये भी दोनों में है। सेल मेम्ब्रेन, ये भी दोनों में है। सेल्यूलोज सेल वॉल, अच्छा इसका मतलब है कि ये वाली केवल किसमें है? प्लांट सेल में, यानी कि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होती है और सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड आपने सुना होगा, तो वो आपका प्लूरल वर्ड है और माइटोकॉन्ड्रियन है या ये आपका सिंगुलर वर्ड। ठीक है, तो ये भी दोनों में होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। फिर आप देखिए परमानेंट वैक्यूल। वैक्यूल जो आप देख रहे हो कि ये वैक्यूल जो है, ये इसमें एनिमल प्लांट सेल में होती है केवल, एनिमल सेल में नहीं होती। ठीक है, और इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा क्लोरोफिल होता है ना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल आपकी लीव्स ग्रीन होती हैं प्लांट्स की, या ग्रीन पार्ट्स ग्रीन कलर के होते हैं, क्यों? क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल होता किसमें है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा केवल प्लांट्स में होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जितने ये ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं, ये आपके केवल प्लांट में है। ठीक है, जैसे कि सेल वॉल, वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट। वैसे तो ये बहुत स्टार्टिंग का पॉइंट है ये, क्योंकि आपने 8th में ये सारी चीजें पढ़ चुकी हैं, बट क्या है कि चैप्टर आपका इस पे बेस्ड है, तो ये आपको इसलिए दिखाना जरूरी था क्योंकि आपको इस पे रिवाइज हो जाए और आगे आने वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो ये चीजें केवल प्लांट्स में होती हैं, ये 3, बाकी सब आपके दोनों में होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन से? लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिस, यानी कि ये, यानी कि जो ऑप्शन है उनमें से, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। एंड कैन परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उन सब को ये परफॉर्म कर सकता है। इनमें से, इन चारों में से कौन? ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला आपका ऑप्शन है सेल, सेकेंड वैक्यूल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, तो इनमें से ऐसा क्या है जो इंडिविजुअली, यानी कि खुद अकेले में ही सारे इन चीजों को, यानी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकता है बिना किसी की हेल्प के? तो ठीक है, हमने क्या देखा? वैक्यूल देखी, प्लांट सेल में थी। साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, तो ये सारे किस में होते हैं? ये इंक्लूडेड होते हैं सेल के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेल आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये एक ब्रांच है,
और किसकी है? बायोलॉजी की। अंडर विच सेल स्ट्रक्चर इज स्टडीड, बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है ना जिसके अंदर हम सेल का स्ट्रक्चर, किसका? सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पूरी स्टडी होती है, कैसा है, किस तरह से है, ठीक है। तो हम इनमें से किस में पढ़ते हैं? जैसे कि हमारा है, पहला है फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी। तो ठीक है, क्या होता है कि कई बार आपको ऑप्शन नहीं पता होता है, फिर भी हमें क्या है करना है, तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को अपना लेते हैं। कैसे? कि हम उन चीजों को एलिमिनेट करते जाते हैं, उन चीजों को हटाते जाते हैं जो हमें लगता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम नीचे आ जाते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है? डर्मेटोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन आपका है डर्मेटोलॉजी, जिसमें आप देखेंगे कि डर्मा वर्ड अलग है और सब में आप ऑब्जर्व करेंगे कि लॉजी 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 सब में लिखा हुआ है। तो हम देख लेते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। डर्मा वर्ड जो है ये रिलेटेड है आपका स्किन से, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो ये तो नहीं हो सकता, इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे अपने ऑप्शंस में से, ठीक है। नेक्स्ट आया साइटोलॉजी। अब यहाँ पर आई देखिए साइटो और लॉजी, तो साइटो वर्ड जो है ये आपका सेल से रिलेटेड है, तो हाँ ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, तो इसको हम कंसीडर करके चलते हैं। फिर आगे भी देख लेते हैं, आगे वाले कोई इससे मैच करते हैं क्या? माइकोलॉजी, यहाँ पे क्या है? माइकोलॉजी, ठीक है। माइको वर्ड अलग है, और जो माइकोलॉजी है ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है, बट इसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? फंजाई की। हम स्टडी करते हैं किसकी? फंजाई की। देखिए इसमें हो सकता है आपको लगे कि ये थोड़ा सा डिफरेंट कुछ दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं वो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड लिए हैं। तो आप इसमें परेशान मत होइएगा कि ये क्या चीज है, क्यों अलग सा लग रहा है कुछ, कि ये हमारे बुक में नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि माइकोलॉजी जो है ये फंजाई की स्टडी करते हैं इसमें। फंजाई जो हमने पढ़ा होगा पीछे, मशरूम वगैरह, है ना, नॉन ग्रीन प्लांट्स पढ़े होंगे इस तरह से नेम भी इनका ले आता है। तो ये जो है ये हमारा आता है माइकोलॉजी के अंदर। फिर आता है आपका फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी वर्ड में भी आप देखिए फाइको वर्ड कुछ अलग सा है, तो ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है। इसमें भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो किसकी करते हैं? हम करते हैं इसमें एल्गी की। एल्गी आपने सुना होगा, ठीक है। एल्गी कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। देखिए राइटिंग थोड़ी सी आपको हो सकता है ना समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सा इस पे माउस चलाने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है, उतनी मेरी राइटिंग इस पे ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका एल्गी की स्टडी हम किसमें करते हैं? फाइकोलॉजी में। माइकोलॉजी में फंजाई, और ये तो हमारा बचा क्या? फिर साइटो ही बचा। क्यों? क्योंकि हमारा ये तीनों एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ये अलग अलग फील्ड से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। आप भी इस मेथड को अपनाइएगा, एलिमिनेशन को, ठीक है। जो चीज आपको लगता है कि इससे नहीं है उसको आप हटाते जाइए, तो बचा हुआ ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएगा। जब आपको बिल्कुल क्लियर ना पता हो आंसर, तब आप इस मेथड को ट्राई करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर 3, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। फिर यहाँ पर भी हमने क्या, बायोलॉजी की एक ब्रांच के बारे में बात की है। तो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। इन सब के बारे में हमने पढ़ना है। और किसका है ये सेल का है, यानी कि सेल की बायोकेमिस्ट्री, सेल के कंपोनेंट, सेल का स्ट्रक्चर, सेल की फिजियोलॉजी, ये सारी हम किस में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं किसमें? साइटोलॉजी में। बट यहाँ पर हमें ऑल एस्पेक्ट्स को देखना है, सेल के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको लेकर चलना है, उन सबकी स्टडी करनी है। तो हमें कौन सी ब्रांच में ये स्टडी करनी होती है बायोलॉजी की? तो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या देखा, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो आपने वर्ड पहले भी सुना होगा, साइको साइको इस तरह से भी सुना होगा। तो एक्चुअली दिस इज द स्टडी ऑफ माइंड, है ना। माइंड यानी कि ब्रेन, इसकी जब स्टडी की जाती है तो वो उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये तो हमारा अलग हो गया। साइटोलॉजी तो स्ट्रक्चर से है रिलेटेड, किसका? सेल का। लेकिन हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर के अलावा बाकी चीजें भी हमें कंप्लीट करनी है, कवर करनी है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दैट मीन्स सेल बायोलॉजी, ठीक। हाँ ये वर्ड हमें कुछ अच्छा लग रहा है कि बायोलॉजी के अंदर हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं या उनका कैसा जीने का तरीका है, लाइफ स्पैन क्या, ये सारी चीज इंक्लूड होती है। हाँ तो ये हमारा वर्ड हो सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट वाला भी देख चलिए, माइकोलॉजी तो हमने पहले डिस्कस किया है। माइकोलॉजी तो हमारा फंजाई है, मतलब फंजाई की स्टडी है,
तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको करते चलिए। ये चीज आपके एग्जाम में न्यू कह सकते हैं कि न्यू है, बट आपने एमसीक्यूज पहले भी किए हैं। बट क्या होता है, ये 9th क्लास में है तो आपको हो सकता है लगे कि थोड़ा सा टफ है लेकिन जब अगर आप चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेंगे तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्लास में आकर के आपको एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक एक लाइन पे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, आपको बहुत ही अच्छे से स्टडी करनी है और आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका रखना है कि एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर 4। द प्रेजेंस ऑफ दिस, यानी कि दिस ऑप्शंस में जो है उनकी हम बात कर रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ दिस डिफरेंशिएट द प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, इनमें से ऑप्शंस में से कुछ ऐसा है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को क्या कर देता है, अलग कर देता है, यानी कि कुछ ऐसा जो दोनों में से किसी एक में ही मिलता है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो हमने देखा था कि बोथ सेल में होता है, एनिमल सेल की बात करें या प्लांट सेल, दोनों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियस, ये भी दोनों में होता है। राइबोसोम्स, हाँ ये भी दोनों में होते हैं। राइबोसोम्स में आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेल वॉल। तो अभी हमने फर्स्ट डायग्राम जो देखा था कि सेल वॉल, सेल वॉल क्या है, प्लांट सेल में ही होती है केवल, एनिमल सेल में नहीं होती है ना। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैसे कि हमारे प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ये थोड़ी रिजिड होती है, उनको प्रोटेक्शन के लिए होती है ये। ठीक है, जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनसे बचाता है, या फिर कुछ डिजास्टर टाइप होते हैं उस समय ये बचाता है इनको। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर 5। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है जिसने पहली बार सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा फर्स्ट डिस्कवर्ड लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटन वॉन लीवेनहॉक और जेई परकिंजे। ठीक है, इसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ जो बुक से मैंने ये लिया है पेज, और इस पेज में मोर टू नो, यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें नॉलेज दिया जा रहा है जो आपको वाकई इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए ध्यान से, और इसको लर्न करने की पूरी कोशिश करना चाहिए बाय द ईयर एंड बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट, है ना, और उनकी स्पेलिंग भी, क्योंकि आपको ऑप्शंस में कई बार ऐसे स्पेलिंग्स भी मिलेंगी जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। ठीक है, जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होगा बट क्या है स्पेलिंग अलग होगी, तो आपको स्पेलिंग भी लर्न करनी है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, जो क्वेश्चन था हमारा उसका आंसर यहाँ पे मिल गया कि पहले सेल किसने डिस्कवर की, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने, और कब की, 1665 में। ठीक है, बट यहाँ पे देख लेते हैं आगे भी कुछ डिफरेंस है क्या। ही ऑब्जर्व द सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस, किसमें इन्होंने देखी, कॉर्क स्लाइस, और किससे देखी, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो इन्होंने खुद बनाया था। ठीक है, उसको क्रूड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं कभी कभी। तो ये इन्होंने अपने बनाए हुए क्रूड माइक्रोस्कोप से कॉर्क स्लाइस में देखा। अब कॉर्क स्लाइस आपको पता होना चाहिए कि ये एक तरह का बार्क होता है ना, और ये क्या है, इसमें जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चलती है कि रॉबर्ट हुक ने सेल्स तो डिस्कवर की, लेकिन किसमें, उन्होंने कॉर्क स्लाइस में की, और डेड सेल्स थी वो, और उनको कैसा दिखा था, वो एक छोटे छोटे रूम्स जैसे इनको दिखे थे, जैसे कि बी हाइव में छोटे छोटे से रूम्स बने होते हैं, वैसा ही इनको कुछ दिखा था। तो उन्होंने उसको मतलब इसका सेल का बताया कि ये सेल्स इसमें होती हैं या इस तरह के रूम्स होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डेड सेल्स। फिर क्या है, ल्यूवेनहॉक आए, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने 1674 में एक इन्होंने खुद भी माइक्रोस्कोप बनाया जो पहले वाले यानी कि रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा इम्प्रूव्ड था। उससे इन्होंने डिस्कवर किया कैसी, फ्री लिविंग सेल्स। ठीक है, यानी कि लिविंग सेल्स की बात हो रही, उन्होंने क्या किया था, डेड सेल्स, और इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल्स को इन्होंने देखा, डिस्कवर किया, पर कहाँ पे, पॉन्ड वाटर में। इन्होंने पॉन्ड वाटर में देखा कि कुछ सेल्स हैं जो मूव कर रही इधर उधर। ठीक है, यानी कि लिविंग है वो। तो सबसे पहले लिविंग सेल्स को किसने डिस्कवर किया, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक ये आंसर निकल के आता है, या इस पे भी आप
सोच सकते हैं कि इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लेते हैं, इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। ठीक है, अब सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, ये किसने बताया? ये हमें बताया रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, 1831 में। ठीक, यानी कि इसके काफी बाद में। नेक्स्ट आता है परकिंजे इन 1839 coined द टर्म प्रोटोप्लाज्म। परकिंजे ने एक वर्ड दिया प्रोटोप्लाज्म, पर किसके लिए दिया? फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म जो है एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, जैसे सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, फिर न्यूक्लियस है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जब इन दोनों को यानी कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म को कलेक्टिवली जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम वर्ड बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो परकिंजे ने यही वर्ड दिया था कि प्रोटोप्लाज्म, इस वर्ड को उन्होंने दिया था। ठीक है, क्वाइन का मतलब होता है उन्होंने वर्ड ये दिया था। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म जो है इसमें टू होते हैं, आपका साइटोप्लाज्म ही होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों इनको मिलाकर तब हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी भी हमारी दी गई है, किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स के लिए सेल थ्योरी दी गई है, जो दोनों पे अप्लाई होती है ना। इन्होंने बताया कि सेल्स होते हैं जो इनमें होते हैं दोनों में, और बेसिक यूनिट होती है इनकी लाइफ की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो ये हमारा दिया था स्लाइडेन, है ना, और स्वान ने। एक्चुअली ईयर अलग है बट कहीं ना कहीं इनके विचार मिलते थे, या इन्होंने दोनों ने ऐसे अपने अपने वो रखने के बाद में एक एक पॉइंट इन्होंने दिया जो सेल थ्योरी बनकर आया। ठीक है, तो इन दोनों के एक एक पॉइंट था, स्लाइडेन का एक पॉइंट था जिन्होंने 1838 में दिया था सेल थ्योरी के बारे में, और स्वान का 1839 में। तो ये दोनों पॉइंट्स मिलाकर कलेक्टिवली क्या हमारे आए? सेल थ्योरी बोला गया। लेकिन इस सेल थ्योरी को बाद में किसी ने एक्सपैंड भी किया, यानी कि उन्होंने कुछ इसमें ऐड किया। किसने किया? वर्चो ने, और इन्होंने, इनका पूरा नाम है रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, और इन्होंने 1855 में अपना भी इन्होंने व्यू दिया, जिसको सेल थ्योरी में थर्ड पॉइंट के रूप में लिखा गया। ठीक है, बट इन्होंने क्या पॉइंट दिया? इन्होंने बोला कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो सेल कोई भी बन रही है, जो भी सेल है वो किसी ना किसी ओल्ड सेल से बनी हुई है ना, अचानक ऐसे ही नहीं कहीं से प्रकट हो गई। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। और इन्होंने डिस्कवर किया था, नहीं ये आपका अलग पॉइंट है, विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बताई जा रही है कि 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो क्या उससे हमारे को फायदा क्या हुआ? इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, उनके फंक्शनिंग क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद में, ये सारा जानने के लिए कि उनके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर है। बहुत ही इतने छोटे होते हैं ये, जैसे कि सेल नहीं देख सकते तो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स और भी छोटे होते हैं, तो उनको पॉसिबल नहीं होता है, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये पॉसिबल हुआ, ये सारा जानना और उनकी जो स्ट्रक्चर है और उनके जो फंक्शन है उनको जानना। ठीक है, तो ये सारा हमारा जो मोर टू नो है, ये एक ही बहुत ही अच्छा एजुकेशनल कॉर्नर है, जिससे आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, इसलिए इसको भी आप जरा ध्यान से पढ़ते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इन जानकारियों को, अब जो आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो इस पे बेस्ड होंगे, लेकिन पहले क्या है, हमें पहले वाले क्वेश्चन के आंसर पे चलना है कि आंसर उसका क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या था? फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल। यहाँ पे लिविंग और डेड ऐसी कोई बात नहीं की गई है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जो नॉन लिविंग के लिए था, यानी कि जो डेड सेल थी उसको ही लेके चलेंगे। तो हमने पता कर लिया कि रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस की खोज की थी, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल की थी, जेई परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया था। तो हमारा आंसर क्या आएगा? रॉबर्ट हुक। बट आपको ना स्पेलिंग भी क्लियर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कभी हुक की जगह पे यानी HOOKE की जगह पे HOEK लिख दे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन कुछ सेम लगता है, तो आप स्पेलिंग्स को बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके बाद आएगा, क्वेश्चन नंबर 6।
द न्यूक्लियस इन द सेल्स डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर वॉज आना चाहिए था। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कभी टाइपिंग में, तो आप लोग जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा हमारा द न्यूक्लियस इन द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था। तो हमने पीछे भी किया है डिस्कस, तो कौन था हमारा आंसर, गेस करिए। यस, द राइट आंसर इज रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने, क्यों, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की थी। देखिए यहाँ पे एक चीज भी और आप सीखते चलिए कि जैसे हमें, वही बात है कि हमें नहीं पता है बट हमें बाकी ऑप्शंस पता है, एक्चुअल करेक्ट आंसर नहीं पता, तो हम बाकी चीजों को कंपेयर करते चलेंगे कि जैसे रॉबर्ट हुक ने क्या किया, डेड सेल, एंटन वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल, जेई परकिंजे ने दिया था प्रोटोप्लाज्म वर्ड। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ही बचता है, तो हमारा ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन सही हो जाएगा। चलिए, ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं कि एंटन वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया था, लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, बट कहाँ किया था, पॉन्ड वाटर में। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को किसी भी तरह पूछा जा सकता है घुमा के, तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए माइंड में। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड सिंपल वन लेंस माइक्रोस्कोप। तो वन लेंस माइक्रोस्कोप की बात आती है। अब ये क्या था कि पहले भी डिस्कवर हो चुका था या किसी ने और भी यूज किया था, जैसे कि हमें पता है कि रॉबर्ट हुक ने एक क्रूड माइक्रोस्कोप से ही देखा था डेड सेल को। ठीक है, जो उनको एक छोटे छोटे से रूम्स जैसे दिख रहे थे, बट ये क्या था कि ये तो क्रूड था। यहाँ पे बात की गई है, पूछा गया है वन सेल के बारे में ना, सिंपल तो होगा आपका लेकिन साथ में वन लेंस ही से केवल यूज हुआ होगा, वो माइक्रोस्कोप किसने किया। ठीक है, रॉबर्ट हुक का नाम तो हमने देखा डेड सेल में आता है, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस के लिए है, एंटन वॉन लीeuwenhoek लिविंग सेल के लिए, जेई परकिंजे प्रोटोप्लाज्म के लिए। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, फिर तो ये सारे हमारे कोई भी आंसर नहीं हो रहा है। हाँ, तो ऐसा है ना कि एक साइंटिस्ट एक से ज्यादा भी तो कर सकता है ना, एक से ज्यादा भी तो डिस्कवरी कर सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंटन वॉन लीeuwenhoek, इन्होंने वन लेंस का सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था, उसी की हेल्प से तो इन्होंने देखा था पॉन्ड वाटर में, किसको, लिविंग सेल्स को। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, चीजों को रिलेट करके लर्न करने की कोशिश करिए, तो आपको जरूर लर्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, हु नेम्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, बात क्या हो रही है, नेम्ड, तो हमने अभी पढ़ा था ना क्वाइंड, तो क्वाइंड का मतलब भी यही होता है, उन्होंने लिखा था क्वाइंड द टर्म, यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है, ये वर्ड है, किसने दिया है ना, या लिविंग सब्सटेंस जो सेल के अंदर है उसको प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया। तो जाहिर सी बात है, हम तो पीछे कर ही चुके हैं, किसने, जेई परकिंजे ने। ठीक है, जेई परकिंजे ने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जेई परकिंजे हमारा आंसर हो जाएगा, बट यहाँ पर देखिए कि क्या है कि वॉन मॉल दिया हुआ है, और आपको मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है इनका नाम, बट कुछ अदर बुक्स जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, उनमें ये नाम दिया हुआ है, क्या, वॉन मॉल। तो आपका क्या है कि दोनों ने साथ में वर्क किया था इस पे, दोनों ने मिलकर ये वर्ड दिया था प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब ये दोनों साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर यहाँ पे कुछ आपको लग रहा है कि ये आपने, मैंने ए भी बता दिया बी भी बता दिया, तो ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, इसलिए मैं इसको करती हूँ ऐसे कि मैं आपको दोबारा बता देती हूँ इरेज करके। ठीक है, सही ऑप्शन पे मैं टिक करके बताती हूँ आपको एक बार, है ना। चलिए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि जेई परकिंजे वॉन मॉल दोनों ने मिलकर आपको ये वर्ड दिया जिसको आप आज पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, बट हाँ, प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर फ्लूइड है और न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है, उन दोनों को एक साथ प्रोटोप्लाज्म बुलाते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली दे आर प्रोनाउंस्ड एज प्रोटोप्लाज्म। ओके, सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही है, और देखिए साथ के साथ लर्न करने की कोशिश करिएगा ताकि आपको
ऐसे बुक्स पढ़ने के लिए अलग से बैठना ना पड़े, अलग से टाइम ना देना पड़े, जो भी एक्सप्लेनेशन मैं साथ में दे रही हूँ ना उसको बिल्कुल ऐसे साथ में दिमाग में बिठाते चलिए, ठीक है। तो ये आपको क्या है, हेल्प करेगा, आपका टाइम भी सेव होगा इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु डेवलप्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी हमने बात की थी वन लेंस माइक्रोस्कोप की, लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया या किसने डेवलप किया। एक्चुअली डिस्कवर नहीं होगा, यहाँ पे डेवलप वर्ड होगा। डिस्कवर हम उसको करते हैं जो चीजें पहले से एग्जिस्ट करती हैं बट उनका पता नहीं होता है, फिर कोई पता लगाता है तो उसको बोलते हैं डिस्कवर्ड। बट यहाँ पे क्या ये चीज बनाई गई है, तो कैसा आएगा वर्ड, डेवलप्ड, ठीक है। तो अर्न्स्ट रस्का, मैक्स नॉल, बोडो वॉन बोरिस, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ऑल ऑफ द अबव ऐसा मिल जाता है या बोथ ए एंड बी मिल जाता है तो आप, कई बार होता क्या कि वो आंसर हमारा सही होता है वो ऑप्शन, लेकिन हमेशा नहीं सही होता, इसलिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऑल ऑफ द देखते ही कि ऑल ऑफ द अबव आपने डायरेक्ट टिक कर दिया, ऐसा मत करिए, हर चीज को समझते चलिए, ठीक है। ये भी आपकी बुक में शायद नहीं दे रखा है या किसी एक साइंटिस्ट का नाम शायद दिया होगा, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ये तीनों ही, अर्न्स्ट रुस्का, मैक्स नॉल, बोडो वॉन बोरिस, इन तीनों ने मिलकर ही हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप किया है, ठीक है, इन तीनों ने। तो हमारा ऑप्शन क्या सही जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यहाँ तो जाएगा क्योंकि तीनों ही सही हैं। और ये हमारा डिस्कवर हुआ था 1940 में, जैसा कि हमने पीछे उसमें देखा था, ठीक है, उस बॉक्स में जब हमने पढ़ा था तो उसमें 1940 दिया हुआ था। तो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ है 1940। ये भी ईयर भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये भी याद रखना होगा। ओके लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु गेव सेल थ्योरी। अब हम पीछे तो भी पढ़ के आए हैं कि सेल थ्योरी दी गई, उसमें 2 पॉइंट्स आए, है ना, 2 लोग थे तो उन्होंने एक एक पॉइंट दिया, है ना, और किसी ने एक्सपैंड करने में थर्ड पॉइंट भी दिया, तो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ आपकी बुक में स्लाइडेन और स्वान ही दिया हुआ है केवल, बट आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर पूरा उनका नेम, फुल नेम लर्न होना चाहिए, उनकी स्पेलिंग होनी चाहिए क्लियर, क्योंकि कई बार हो सकता है स्लाइडेन स्वान के साथ में यहाँ पे जैसे लिखा है थियोडर और एमजे, यहाँ पे ऑप्शंस बदल सकते हैं तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो, इसलिए आपको पूरा वर्ड अच्छे से आना चाहिए, यानी कि एमजे स्लाइडेन और थियोडर स्वान। तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है इसलिए हमें पता है कि बोथ ए एंड बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नन ऑफ द अबव जो ऑप्शन दिया हुआ है ये भी कभी कभी सही होता है, इसलिए हमें सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम नन ऑफ द अबव भी आंसर कभी कभी मिल सकता है हमें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हु सेड ओमनिस सेलुलाए सेलुला, ठीक है। ये वर्ड जो है किसने दिया है ना, ये किसने बोला है, तो हम एक एक चीज को देख लेते हैं। अब हमें हो सकता है ये वर्ड हमें नया लग रहा हो, आपकी एनसीईआरटी बुक में ना हो, बट क्या है ये है रिलेटेड और अदर बुक्स में है, तो हमें क्या है इसको इंक्लूड करना है, हमें उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए जो हमारे सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड है, उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अर्न्स्ट रस्का, इनका नाम तो किसमें आया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आया था, तो ये हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। थियोडरसन, सेल थ्योरी इन्होंने दी थी, हाँ दी थी भाई, ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या ये भी कहा था, ये चीज हमें पता नहीं, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं, शायद हो। परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म बोला था, तो प्रोटोप्लाज्म वर्ड की तो बात हो नहीं रही है। रूडोल्फ वर्चू, हाँ इनके बारे में हमने देखा था, वहां पे क्या था लिखा हुआ था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही कोई न्यू सेल डेवलप होती है, ठीक है। एक्चुअली है क्या, जो सेलुलाए सेलुला है, ये आप जो फ्रेज है ये है लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है। अब इसको जब हम इंग्लिश में चेंज करते हैं, इसका मीनिंग निकालते हैं, तो यही निकलता है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो वही बात आ गई कि ये जो है हमारा पता है हमको कि रूडोल्फ वर्चो ने ही ये सेल थ्योरी का थर्ड पॉइंट दिया था, जिसमें था कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओल्ड सेल से न्यू सेल बनती है, और सेलुला सेलुला का मतलब यही होता है, जब हम इंग्लिश में देखेंगे तो इसका यही मतलब निकलता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ओके सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप। देखिए फिक्स्ड शेप या फिर डेफिनेट शेप सेम चीज है। यानी कि जिनका शेप क्या होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं होता शेप। जैसे कि ह्यूमन बॉडी का है तो ये ह्यूमन बॉडी का चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से फिक्स्ड शेप वाले जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या लिखा हुआ है, नॉट। तो हमें फिक्स्ड शेप वाले नहीं ढूंढने हैं, हमें ढूंढने हैं कौन से, जिनका शेप फिक्स्ड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक ऑप्शन को करके। ये हमारा है ल्यूकोसाइट। अच्छा, ये क्या है कि साइंटिफिक नेम है या साइंस की लैंग्वेज में हम किसको बोलते हैं, WBCs को ही हम बोलते हैं क्या, ल्यूकोसाइट्स। आपने ब्लड सेल्स के बारे में 7th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये होती हैं। तो यहाँ पर WBC को ही क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। आपको पता है इनकी वर्किंग क्या होती है ना। आपको, मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए या पता होगा, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि जो WBCs होती हैं ये फॉरेन बॉडीज को, यानी कि मतलब इस तरह की जैसे जर्म्स, बैक्टीरियाज, ये इनको क्या करती है, इनको एनगल्फ करती हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेती हैं, यानी कि आपको प्रिवेंट करती हैं, किससे, ये प्रिवेंट करती हैं आपको डिजीजेस से, ठीक है। तो इनका जो होता है शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अमीबा भी आपने 7th में पढ़ रखा है कि इनके सीडोपोडिया होते हैं, ये भी फूड को इनगल्फ करते हैं। कैसे, सीडोपोडिया को थोड़ा सा बढ़ा करके, एनलार्ज करके, है ना, और उसको क्या करते हैं, अंदर कर लेते हैं और ज्वाइन करके फिर इस तरह से फूड वैक्यूल के रूप में चेंज हो जाता है और बॉडी के अंदर जाता है। उसके ऊपर फिर डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं और डाइजेस्ट होता है। फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सपेल कर देते हैं बॉडी से बाहर। तो ये क्या है, आपने देखा है ना कि अमीबा का शेप भी फिक्स नहीं होता है। तो हमारे ये दोनों यानी ल्यूकोसाइट्स और अमीबा दोनों आ जाते हैं जिनका शेप फिक्स नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B, क्योंकि हमने क्या पाया, दोनों ही इनका सेल्स का शेप फिक्स नहीं है। आपको पता है ना, ल्यूकोसाइट या WBC भी एक सेल है, ठीक है। और अमीबा भी आपको पता है कि यूनिन सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सिंगल सेल्ड है, ये एक ही सेल का बना होता है। तो हम इसको सेल ही प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेल। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, नॉट। जब भी नॉट लगा हो तो आपको ये ध्यान देना है कि उसको आप अंडरलाइन कर लें, उसका खास ध्यान रखें कि आपको नॉट के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देखना है। तो हमने देखना है कि विच वन, ऐसा कौन सा एक है जो कि सेल का पार्ट नहीं है, सेल का पार्ट नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में होती है, ठीक है। तो नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा आंसर। न्यूक्लियस, ये भी भाई प्लांट में भी होती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। फिर आया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड भरा होता है सेल के अंदर, ठीक है। तो ये भी होता है दोनों में, एनिमल सेल की बात करें तो भी और प्लांट सेल दोनों में होता है। तो ये भी नहीं, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये हमारे ऑप्शंस नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं और पूछा क्या गया है, नॉट। तो नॉट का मतलब जो नहीं है, यानी कि ये तीनों तो है ही है, तो हमें ऐसा कोई ऑप्शन मिला ही नहीं जो कि सेल में प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो ये नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक डायग्राम भी रखा है। एक्चुअली जो वो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड ये मैंने डायग्राम रखा था कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए, कि जैसे कि हम देख ले कि क्या क्या सेल्स में होता है। तो सेल में साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, और यही 3 वर्ड हमारे वहां पर लिखे थे, है ना। और तो ये तीनों हमारे इसमें प्रेजेंट हैं, तो हमारा नन ऑफ दिस आंसर, इसीलिए हमारा आंसर बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, and which one of the following is one of the constituent of plasma membrane। constituents वर्ड जो है आपने देखा होगा, यानी कि जिस चीज से हमारा कुछ भी मिलकर बनता है तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल देते हैं। तो हमारे यहाँ पे बात हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा एक है जिससे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के
जो बनने का है उसमें ये पार्ट लेता है ना। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, तो देख लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे ऑप्शन है। और मुझे लगता है ये आपने 5th 6th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ऐसे फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे कैसे होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। ठीक है, फिर मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स हमेशा विटामिन्स के साथ आते हैं, तो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, है ना। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बट नेसेसरी टू टेक। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। फिर आया कि प्रोटीन। अब प्रोटीन को हमने देखा है कि ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड यानी यहाँ पे आपने वर्ड सुना कि बिल्डिंग, तो बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि पहलवान थोड़ी बनाते हैं। ये बॉडी के अंदर जो आपके ऑर्गन्स हैं, उनके लिए या उनको बनाते हैं, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, या कहीं वॉर्न आउट सेल्स होती हैं, जैसे सेल्स में डैमेज हो गया तो उनकी मरम्मत करते हैं, उनको ठीक करते हैं, इसीलिए इनको बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट बोला जाता है। प्रोटीन क्या आपके बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, और वो फूड जिनमें बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट यानी प्रोटीन मिलता है वो हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी पल्सेस हो गई ये सारी हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्ड देख लिया ना कि बिल्डिंग का वर्क हो रहा है। तो हमारे सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके भी तो बिल्डिंग के लिए प्रोटीन ही रिक्वायर्ड होगा ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन। ओके, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही क्या होगा, प्रोटीन। बट एक चीज आपको यहाँ पे देखनी होगी कि इन्होंने बोला वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना, यानी कि कुछ और भी है जिसके साथ मिलकर, यानी जिसके साथ प्रोटीन मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है। तो ठीक है, इसके बाद हमारा प्रोटीन के साथ, हमारा प्रोटीन्स के साथ मिलता है क्या, लिपिड्स। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा लिपिड्स। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स मिलकर बनाते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और लिपिड्स हमारे होते क्या है, ये हमारे फैट सेल्स होती हैं। कौन सी होती हैं, फैट सेल्स। ठीक है, फैट्स जो होते हैं, हम बोलते हैं ना फैट्स, वही हमारा क्या है, लिपिड्स है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलकर बना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द सेल वर्ड इज टेकन फ्रॉम द लैंग्वेज। यहाँ पर बात हो रही कि सेल जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जो हम साइंस की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम दो वर्ड सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ग्रीक और लैटिन, है ना। अल्जीरियन वर्ड तो हमने कभी सुना ही नहीं साइंस की लैंग्वेज या साइंस की बुक्स में हमने कभी अल्जीरियन वर्ड सुना ही नहीं कि कोई भी हमारा साइंटिफिक टर्म अल्जीरियन से लिया गया होगा। ठीक है, इंग्लिश हो सकता है, बट क्या है कि हमारा साइंस का जो डेवलपमेंट है बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था, है ना, और उस समय इंग्लिश इतनी डेवलप नहीं थी। इंग्लिश अदर लैंग्वेज से ही डेवलप हुई है, लेकिन काफी बाद में आई है, तो ये भी हम इसको कंसीडर करके नहीं चलेंगे। ठीक है, अल्जीरियन और इंग्लिश तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दी, हमने पढ़े तो दो ही वर्ड है, लैटिन या ग्रीक, है ना। तो इसमें भी हमारा जो है सही ऑप्शन क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा लैटिन, क्योंकि ठीक है हम दोनों वर्ड पढ़ते हैं बट हमारा सेल वर्ड जो है लैटिन से लिया गया है, तो ग्रीक भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें क्वेश्चन है द सेल थ्योरी was further expanded by Virchow 1855 suggesting that। इन्होंने सेल थ्योरी में क्या किया, एक्सपैंड किया, यानी कि पहले से सेल थ्योरी एग्जिस्ट कर रही थी जिसमें दो पॉइंट्स दिए जा चुके थे, बट इन्होंने एक अपना भी पॉइंट ऐड किया 1855 में। ठीक है, और इन्होंने दिया क्या, तो चलिए देख लेते हैं। इन्होंने पहले हम इनको पढ़ लेते हैं कि जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, ये पहले ही दिया जा चुका था। ये दोनों पॉइंट जो हैं, जैसे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये दोनों वर्ड्स पहले ही स्लाइडेन और श्वान के द्वारा दिए जा चुके थे। ठीक है, और 1855 में क्या हुआ कि इन्होंने वर्चो ने
ये वाला पॉइंट दिया, क्या, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो सेलुलाए सेलुला जो फ्रेज उन्होंने दिया था उसका मीनिंग यही है, ठीक है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट सेल थ्योरी में वर्चो ने दिया 1855 में। आपको ईयर के साथ लर्न करना है और साथ में आपको ये सेंटेंस भी लर्न करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर देखिएगा क्या, नॉट, नॉट को आपको बहुत ध्यान रखना है, नॉट को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे ऑप्शन है मशरूम, ईस्ट, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, ये क्या है, ये है हमारा एक एल्गी, क्या है ये, एल्गी। और एल्गी कैसे होते हैं, एल्गी होते हैं ग्रीन कलर के। तो एल्गी तो है लेकिन कैसा है, ये है यूनिसेलुलर, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि नॉट लगा हुआ है। फिर आते हैं बैक्टीरिया, अरे बैक्टीरिया भी तो हमने पढ़े हुए हैं, कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, है ना। और ईस्ट, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, तो देखा होगा ईस्ट जो है कॉलोनीज बनाता है, बडिंग होती है उनमें, ठीक है। तो आपने ऐसा देखा होगा कि इस तरह से एक कुछ सेल होती है, ठीक है, राउंड शेप में, उसके ऊपर इस तरह से बडिंग हो जाती है, उसकी बर्ड्स डेवलप हो जाती है, कई बार बर्ड्स ये अलग नहीं होती तो बर्ड्स की पूरी चेन बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी सेल है। लेकिन आपको पता होगा कि ये सिंगल सेल मैंने दिखाई यहाँ पर, जो एक एक राउंड शेप आप देख रहे हो, सर्कल देख रहे हो, ये क्या है, सिंगल सेल। तो फिर क्या हुआ, हमारा ईस्ट भी तो यूनिसेलुलर में आ गया ना, ठीक है। तो हमारा क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये तीनों के तीनों सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। क्यों, क्योंकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, ये इतने छोटे होते हैं, इतने टाइनी होते हैं कि आप इनको ऐसे देख ही नहीं सकते। बट यहाँ पर जो मशरूम है इसको तो आप देख सकते हैं, है ना, कैसा देखा होगा आपने, छाते जैसा बना होता है इस तरह का, ठीक है, इस तरह से होता है। अरे मार्केट में भी तो आपने देखा होगा ना, जब आप जाते होगे मॉल वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि वहां पे मशरूम जो है एज ए वेजिटेबल बिकता है ना, पॉलीथीन पैकेट्स में बंद होता है, और ठीक है, तो इसको एज ए वेजिटेबल भी यूज किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये भी मशरूम भी एक फंजाई है, ठीक है। और सारे फंजाई जो होते हैं ये यूजफुल नहीं होते हैं, जो मशरूम एडिबल होता है वो एक तरह का एडिबल मतलब मशरूम होता है जो नॉन टॉक्सिक होते हैं, बट अदर्स क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। आप हर एक मशरूम को कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि फंजाई होते हैं और ये हार्मफुल होते हैं। बट कुछ मशरूम ऐसे हैं जिनको आप एज ए वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो होगा मशरूम। मशरूम इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड अदर्स दीज 3 आर यूनिसेलुलर, ठीक है। तो ये चीज आपका 80 नंबर का आंसर हो जाएगा मशरूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19। हाँ, ये कुछ अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है, असर्शन और रीजन पे बेस्ड है। ये चीज आपके लिए नई भी है, शायद आपने एमसीक्यूज तो पहले भी किए होंगे, बट इस तरह के एमसीक्यूज नहीं किए होंगे, है ना, कि असर्शन और रीजन भी दिया जाए, फिर उस पर ऑप्शंस दिए जाएं। तो इस चीज को समझ के थोड़ा सा चलेंगे कि क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, असर्शन में एक सेंटेंस दिया हुआ है, रीजन में एक सेंटेंस दिया हुआ है। तो पढ़ते इनको क्या करते हैं, हम ऐसे कंसीडर करके चलते हैं कि हमारे अभी इनको हेडिंग पर आप इतना ध्यान न दें कि ये क्या चीज है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि दो सेंटेंसेस है, इनका मतलब क्या है। असर्शन में लिखा हुआ है सम सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। जो सेल्स होती हैं, यानी सम सेल्स, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनके शेप्स और साइजेस कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक सेल का साइज और शेप दूसरे सेल से डिफरेंट है। चलिए ठीक है, इसको हमने देख लिया, समझ लिया। दे परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन, और क्या है, सेल्स जो होती हैं एक सर्टेन यानी कि निश्चित होता है उनका क्या फंक्शन, एक निश्चित और स्पेशल तरह का फंक्शन करती हैं, यानी कि उस फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, वो काम आपको करके देती हैं, ठीक है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि सर्टेन टाइप की सेल्स होती हैं और सर्टेन टाइप का फंक्शन करती हैं। बट क्या दोनों ये सेंटेंस रिलेट करते हैं आपस में, है ना, इस क्वेश्चन में हमें यही देखना होता है कि क्या ये रिलेट करते हैं। अगर हम इनको रिलेट कर लें
तो ऐसा बनेगा हमारा सेंटेंस कि some cells have different shapes and sizes because they perform certain specific functions. तो क्या ये चीज सही है कि सेल्स का जो है शेप और साइज डिफरेंट होता है क्योंकि उनको अलग अलग फंक्शन करने होते हैं? मुझे तो लगता है कि सही है और आपने भी पढ़ा होगा, है ना? तो मेरे हिसाब से तो ये सही है, बट ऑप्शंस भी देखने होंगे हमें। चलिए उससे पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं जो इन पर बेस्ड है या जिस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है ना? तो देखते हैं डायग्राम क्या है। डायग्राम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये जो आप इसमें से पढ़ लीजिएगा कि ऑर्गेनिज्म हैव सेल्स डिफरेंट काइंड्स, तो डिफरेंट काइंड्स यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि ये स्मूथ मसल सेल है, इसका शेप देखिए जरा आप किस तरह का है ना? इलोंगेटेड टाइप का है, थोड़ा सा लंबा है और बीच में न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। ब्लड सेल्स आपने देखी होंगी कि ब्लड सेल्स भी राउंड शेप में होती हैं, जिसमें से WBC का तो हमने अभी डिस्कस किया कि उसका शेप फिक्स भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए ना, इसका ये जो नर्व सेल है इसका कितना अजीब सा शेप है ना? आपको लग रहा है कुछ हाथ पैर और ऐसे निकले हुए हैं इसके, है ना, बॉडी पर। तो ऐसा क्या है कि इसका ऐसा शेप क्यों है? ठीक। अच्छा नीचे आते हैं फैट सेल, इसका भी शेप अदर से अलग है, और बोन सेल को देखिए इसका तो बिल्कुल ही अलग है। ये क्या बात है भला, है ना? ये हो गया हमारा ओवम, ठीक, ये भी एक सेल है। तो इन सबका सेल्स का जो है शेप डिफरेंट क्यों है? एक्चुअली जो सेकंड सेंटेंस वहां लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिकॉज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। उनको अलग अलग वर्क करने होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, क्या, नर्व सेल्स की बात करते हैं, ठीक है। नर्व सेल्स क्या होती हैं, इनमें आप देख रहे हैं ना कि लंबे लंबे से बने, और ये जो देख रहे हैं कि यहाँ पर थ्रेड जैसे निकले हुए हैं, यहाँ पर थ्रेड जैसे निकले हुए हैं, ठीक है। बट क्या है कि आप इसके अंदर भी देखिए ना, ये थ्रेड जैसा अंदर भी जा रहा है। तो इनका फंक्शन क्या है? एक्चुअली दे ट्रांसपोर्ट या कैरी करते हैं किसको? सिग्नल्स को, एक जगह से दूसरी जगह। बल्कि हम ये कहेंगे कि ये सिग्नल्स हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से माइंड तक, हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इनका ये फंक्शन है। तो सपोज करिए कि अगर ये जो है छोटे छोटे हों, यानी सेल्स ये छोटी हों, तो आपका मैसेज कितनी देर में पहुंचेगा? सपोज आपकी उंगली में कुछ चुभ गया, है ना, और आपके ब्रेन तक मैसेज जो है बहुत देर में पहुंचा, उतनी देर में तो आपके मतलब उंगली में और भी ज्यादा चोट लग जाएगी, है ना, जल गई उंगली। सपोज आपने कहीं ऐसी जगह पे रख दी उंगली जहां पे बहुत ज्यादा गर्म है, हीट है या आग है, तो अगर मैसेज आपके ब्रेन तक बहुत देर में पहुंचेगा तो आप उंगली को बहुत देर में हटाएंगे वहां से, और जब तक आपकी उंगली में बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें होता है क्या है कि हर बॉडी पार्ट से ये जो है इतने बड़े होते हैं नर्व सेल्स कि आपकी ब्रेन तक मैसेज बहुत जल्दी पहुंचाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्यों? क्योंकि उनको मैसेज बहुत जल्दी पहुंचाना है, इसलिए ये इस तरह से बने हुए हैं, है ना। तो आपकी उंगली में जैसे ही कुछ चुभा या आपको गर्म लगा, आपने तुरंत हटाया, क्यों? क्योंकि मैसेज दिया आपके ब्रेन ने, पहले ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचा, फिर ब्रेन ने आपको दोबारा मैसेज दिया कि उंगली वहां से हटाओ, ठीक है। तो इस तरह से इनका फंक्शन। उसी तरह WBC होती है तो इनगल्फ करती है, किसको इनगल्फ करती है? ये इनगल्फ करती है जर्म्स को, बैक्टीरियाज को, जो कि आपकी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका शेप इसीलिए, अगर WBC का शेप फिक्स होगा तो क्या वो अपने अंदर जर्म्स बैक्टीरियाज को एनगल्फ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अब पहले वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेगा, है ना, स्ट्रेच करेगा तभी तो जाके, जैसे कि ये है सपोज, है ना, ये अपनी बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच करेगा, है ना, यहाँ पर कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया है तो उसको एनगल्फ करेगा, तो उसके लिए अपना शेप उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो क्या है कि यहाँ पर एक चीज निकल के आती है कि जितना भी जो शेप है या साइज है वो डिपेंड करता है उनके फंक्शन पे, है ना। तो ये चीज हमारी क्लियर होगी कि फंक्शन जिस तरह का है उस तरह से ही उनका शेप और साइज है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, अब देख लेते हैं अपना आंसर हमारा क्या बनेगा, ठीक है। इसमें हमारी दोनों चीजें क्या है कि जैसे कि यहाँ पर बात होगी कि हमने यहाँ पर कंक्लूड कर लिया कि दोनों ही सेंटेंस हमारे सही हैं, है ना, चाहे असर्शन यानी ए या रीजन का आर, तो ये दोनों हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। तो फॉल्स वाले पे हम किसी पे जाएंगे नहीं कि जैसे ए इज ट्रू एंड बट आर इज फॉल्स, तो ये हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई चीज इसमें फॉल्स बोली गई। हमें क्या करना है, दोनों को ही ट्रू लेके चलना है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे यहाँ से हट जाते हैं। अब ये दो बचे, इसमें क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है। यहाँ तक तो सेम है, बट क्या लिखा है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए को ये एक्सप्लेन कर रहा है क्या, आर,
ठीक है, या फिर यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है। तो यहाँ चीज हमने क्या कंक्लूड की, जो आर है यानी रीजन है वो ए को यानी असर्शन को बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 इसीलिए सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू टाइप का है, बट क्या है, आपको तो अब करना ही है। अब आपकी हायर क्लासेस में, आप सीबीएसई ने 9th में भी ये पैटर्न फॉलो करने के लिए बोला है और इसी तरह से 10th में भी, क्योंकि 10th में चेंज किया है इसलिए 9th से फॉलो करना है, ताकि आप 10th तक जब आप पहुंचे तो आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से आ जाए, क्योंकि आप इनकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये चीज से आप डरिएगा मत कि क्वेश्चन कैसा है, कैसे करेंगे, इन चीजों को इस तरह से आपको समझना है। ओके, तो ये चीज आपको और भी प्रैक्टिस में, इस पे और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे। चलिए let's move on to next and last question, है ना। I have taken 20 questions. Okay, so number 20 is the last question and this question is match the following. अब हमें मैच किसको करना है, चलिए देख लेते हैं मैच किसको करना है। हमें मैच करना है इसको, कॉलम ए और कॉलम बी को। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे कैसे, एक्चुअली 1 2 3 4 इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर ए बी सी दिया हुआ है, तो इसी तरह से हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले करते ये हैं कि 1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। तो हमारे लिए क्या होगा, आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही जल्दी हमारा टाइम जो है कम लगेगा आंसर निकालने में। कैसे, अब हमने क्या किया, ऑप्शंस हमने ये लिख लिए, 1 2 3 नंबर हमारे जो कॉलम ए के हैं वो लिख लिए। अब देख लेते हैं कि सेल यानी कि 1 नंबर हमारा किसके साथ मैच करेगा। देखो ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप ये ना सोचे कि मैच द फॉलोइंग वाला हमारा कॉलम्स को मैच करने के लिए कोई क्वेश्चन एमसीक्यूज में नहीं आ सकता, एक्चुअली आ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया यहाँ पर, ताकि इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए आपको। ठीक है, तो सेल देख लेते हैं, सेल वर्ड किससे रिलेट कर सकता है। परकिंजे नहीं, इन्होंने तो प्रोटोप्लाज्म बोला था, और ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल दिया था, और न्यूक्लियस दिया था हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ठीक है, हमारा सेल जो है ये मैच करेगा इससे। ठीक है, अब हमने यहाँ तो ऐसे कर लिया, लेकिन हमें ऑप्शन भी लिखने होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ऑप्शन को चूज करना है। तो हमारा जो फर्स्ट है वो मैच कर रहा है सी के साथ, तो हम यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ पर सी हम ऐसे लिख देंगे 1 के साथ। ठीक है, 2 नंबर प्रोटोप्लाज्म, तो हमने क्या किया, परकिंजे से मिला दिया, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म वर्ड परकिंजे ने दिया है। तो हम इसके साथ लिखेंगे, सेकंड नंबर के साथ हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए। ठीक है, ये थोड़ा सा गंदा सा ए बना है, ट्राई करिएगा समझने की थोड़ा ठीक है, और नंबर 3 हमारा है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को दिया था, हाँ इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो थर्ड नंबर के साथ हम क्या ऑप्शन लिखेंगे, हम लिखेंगे डी। ये देखो कितना गंदा सा बना है। और फिर आता है फोर्थ नंबर लिविंग सेल्स। तो बचा हुआ हमारा क्या है, लिविंग सेल्स के साथ हम ल्यूवेनहॉक। अगर आपको नहीं भी पता है तो अगर 3 पता है तो फोर्थ आपका अपने आप निकल आएगा। ठीक है, बट हमें तो क्या है, हमने डिस्कस किया, हमें पता है लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था ल्यूवेनहॉक ने, तो हम यहाँ पर इसको बी लिख देंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आया, ए सी ना सॉरी 1 सी सेकेंड ए। तो हम यहाँ देख लेते हैं कोई ऐसा मैच करा कि जो 1 सी हो। ठीक है, ये हमारा 1 बी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि पहला ही हमारा यहाँ पे रॉन्ग है, इसको हम हटाते चलेंगे। 1 सी, हाँ ये हो सकता है। 1 ए ये भी नहीं हो सकता, तो इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, और अरे चलिए जो ये है हमारा डी, इसमें भी 1 सी, तो हम इन दोनों को कंसीडर करके चलते हैं और आगे वाले ऑप्शंस को देखते हैं। तो सेकंड ए भाई दोनों में है। चलिए हमारा थर्ड में क्या है, हमारा यहाँ पे थर्ड में डी है, तो थर्ड में डी, थर्ड में बी, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे डी आना था हमारे हिसाब से, और यहाँ पर थर्ड में डी दिया हुआ, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। और हमें जो फोर्थ वाला है ना, फोर्थ नंबर को किसके साथ मैच करना है, ये चीज हमें देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे ये ऑप्शन बिल्कुल निकल कर आ गया है सही, कि जो डी ऑप्शन है मैच द फॉलोइंग के लिए, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बच्चों ये 20 क्वेश्चन का जो एमसीक्यूज था ये मैंने आपके लिए बनाया बायोलॉजी से। ठीक है, सेल चैप्टर से, और इस पे जो है मैं आपके लिए और भी, मतलब अभी तो 20 है, अभी चैप्टर पूरा कवर नहीं हुआ है, मैं इस पे और भी क्वेश्चन लाऊंगी ताकि ये चैप्टर पूरा कवर हो जाए एमसीक्यूज पे। ठीक है, देखिए साथ के साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ। तो जो आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखने में 20 क्वेश्चन है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको इतना हेल्प करेगा कि एक एक
क्वेश्चन के साथ मैंने इतना एक्सप्लेनेशन दिया है कि आप 4-4 क्वेश्चन उसमें से बना सकते हैं, है ना। तो आपके कितने हो गए, बहुत ज्यादा हो गए ना ये। अगर आप 4-4 क्वेश्चन को मैच करें, इसके साथ ऐड करें, तो आपके क्वेश्चन 20 से कहीं ज्यादा हो गए। तो आप क्या करेंगे, इन सबको भी साथ में साथ तैयार करते चलेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट मैं आगे से कोशिश करूंगी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको थोड़ा सा टाइम भी कम करके दूं, ताकि आपको जल्दी से वीडियो इसको खत्म कर पाए। ठीक है, तो ठीक है, आपको ये 20 क्वेश्चन ऐसे तैयार करने हैं, और जो भी आपकी क्वायरीज हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर जिस भी टॉपिक पे। एक्चुअली मेरा क्या है कि मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे बनाती हूँ। ठीक है, तो आप मुझे इनमें से जो भी टॉपिक आपको लगता है कि टफ है, आपको जानना है उसके बारे में वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आपके 20 क्वेश्चन भाई यहाँ से पूरे होते हैं। एंड मैं यही बोलना चाहूंगी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल स्टार बर्ड एडू पॉइंट। ओके, और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी आप इनको शेयर करिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।